जय हिंद बच्चों। आज मैं फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ एक नए चैप्टर के साथ मेरे चैनल #StudyWithSangeeta में। तो आज का चैप्टर है NCERT बुक का 10वीं कक्षा के साइंस बुक का चैप्टर 2, जो कि एसिड, बेस और अम्ल, भस्म और क्षार पढ़ना है आप लोगों को। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इस अध्याय में। तो इसे अंत तक जरूर देखना। उसके बाद फिर आपको कुछ प्रॉब्लम होगी तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हो। क्लियर है? तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अम्ल क्या होता है, अम्ल किसको कहते हैं। तो बेसिक सा आइडिया है, आप लोगों ने बचपन से इस चीज़ को जाना है कि जो पदार्थ स्वाद में क्या होते हैं, खाने पे खट्टे लगते हैं। जैसे आपने नींबू खाया है, इमली खाया है, टमाटर खाते हैं हम लोग, तो खट्टापन टेस्ट आता है, तो हम लोग बोलते हैं कि ये क्या है, एसिडिक है। तो एक तो चख कर हम लोग पता करते हैं कि ये खट्टा है तो ये अम्ल है ना। उसके बाद अम्ल का और क्या गुण होता है, तो अम्ल का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट गुण होता है कि ये नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देता है, लाल में कन्वर्ट कर देता है। नीले लिटमस पेपर पर जब आप एसिड की बूंदें डालोगे तो वो लाल रंग में बदल जाता है। ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है जो कि आप लेबोरेटरी में कर सकते हो। उसके बाद थोड़ा एडवांस बातें जानते हैं अम्ल के बारे में कि अम्ल का जलीय विलयन जो होता है वो हाइड्रोजन आयन लिबरेट करता है, हाइड्रोजन आयन देता है। जो हाइड्रोजन आयन देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद तो अम्ल का 3 गुण हो गया, स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देता है और इसका जलीय विलयन जो है वो हाइड्रोजन आयन देता है। एसिड जो है वैसे लैटिन भाषा का शब्द है और उसका अर्थ ही होता है खट्टा, सावर। ठीक है। अम्ल 2 तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं और वीक एसिड होते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। तो स्ट्रॉन्ग एसिड आप लोगों को जो पढ़ना है वो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, है ना, HCl, H2SO4 और HNO3। इन्हें हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। इसी तरह से दुर्बल अम्ल, वीक एसिड जैसे जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो वीक एसिड होते हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं। कोई भी ऑर्गेनिक एसिड जैसे लैक्टिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, एसिटिक एसिड, ये सब क्या हुआ, जनरली ये सब क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं। उसके बाद टर्म आ रहा है सांद्र अम्ल किसे कहेंगे और तनु अम्ल किसे कहेंगे। तो सांद्र अम्ल वैसे अम्ल को कहेंगे जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक होगी और जल की मात्रा कम होगी। कोई भी अम्ल है तो वो लिक्विड फॉर्म में ही पाया जाएगा, जल के साथ घुला हुआ रहेगा। तो यदि अम्ल की मात्रा अधिक है तो वो सांद्र अम्ल, और यदि जल की मात्रा अधिक है और अम्ल की मात्रा कम है तो वो तनु अम्ल। क्लियर है? सांद्र अम्ल में अम्ल की मात्रा ज़्यादा है और तनु अम्ल में जल की मात्रा ज़्यादा है। ठीक है। तो इन सारे टर्म्स का हम लोग लेबोरेटरी में हमेशा इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आइए जानते हैं क्षारक के बारे में, जिसको इंग्लिश में बेस कहा जाता है। क्षारक क्या होते हैं? तो क्षारक का, जैसे हम लोगों ने जाना कि एसिड का जो होता है स्वाद खट्टा होता है, वैसे ही क्षारक का जो स्वाद होता है वो कड़वा होता है ना। क्षारक का स्वाद कड़वा होता है। उसके बाद ये लाल लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है, नीला में बदल देता है, एसिड के जस्ट विपरीत, जस्ट उल्टा। उसके बाद इसका जलीय विलयन जो होगा वो हाइड्रोक्साइड आयन देगा, OH- आयन देगा। ठीक है ना। तो हाइड्रोक्साइड आयन जिसका जलीय विलयन दे रहा है वो पदार्थ क्या है, क्षारक है, बेस है। ठीक है। अब यहाँ भी बेस, प्रबल क्षार, यहाँ भी जो क्षारक है या बेस, प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक। प्रबल क्षारक जैसे कि जितने भी स्ट्रॉन्ग तत्व हैं, मेटल्स हैं, जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है ना। तो ये सब का जो हाइड्रोक्साइड होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, प्रबल होगा।
किसका? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एक्सेट्रा। तो ये क्या होंगे? प्रबल क्षारक। इसी तरह से दुर्बल क्षारक जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक जो है वीक बेस होता है ना, दुर्बल क्षारक होता है। अब आइए जानते हैं क्षार क्या होता है। देखिए 2 वर्ड है यहाँ पे, क्षारक है और क्षार है। तो क्षार किसे कहेंगे? तो जो क्षारक जल में घुलनशील होगा उसे क्या कहेंगे? क्षार कहेंगे। जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो या मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं। तो जल में घुलनशील क्षारक को, बेस को क्या कहते हैं? एल्कली कहते हैं, क्षार कहते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है, एक लाइन में बोलूँगी कि देखो जल में क्या सभी क्षारक घुलनशील होंगे? सारे बेस घुलनशील होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। सारे क्षारक जो हैं वो जल में घुलनशील नहीं होते हैं। तो जो घुलनशील है उन्हें तो हमने एल्कली कहा, और जो घुलनशील नहीं है उन्हें हम एल्कली नहीं कहेंगे। ठीक है ना, उन्हें एल्कली नहीं कहेंगे, उन्हें क्षारक ही कहेंगे। तो सारे क्षार जो हैं वो क्षारक हैं, लेकिन सारे क्षारक क्षार नहीं है। ये लाइन थोड़ा पटा लग रहा है सुनने में, बट इसको यदि समझ सको तो जो घुलनशील है क्षारक उसे ही क्षार कहेंगे ना, लेकिन जो क्षारक घुलनशील नहीं है उसे तो क्षार नहीं कहेंगे। क्लियर है? तो सारे क्षारक जो भी घुलनशील हैं वो क्षार कहलाएंगे। यानी सारे क्षार जो हैं वो क्षारक भी हैं, लेकिन सारे क्षारक जो हैं वो क्षार नहीं कहला सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सॉल्ट क्या होता है? तो अम्ल और लवण, अम्ल और क्षारक की जब प्रतिक्रिया होती है तो सॉल्ट बनता है, लवण बनता है ना। जैसे कि सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ये सब क्या है? सॉल्ट है, लवण है। तो सोडियम क्लोराइड जैसे कि उदाहरण के लिए ले लें तो सोडियम क्लोराइड सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के परस्पर अभिक्रिया के फलस्वरूप बना हुआ है ना। तो ये क्या हो गया? सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, इसी तरह से सॉल्ट कहलाएंगे या लवण कहलाएंगे। क्लियर है? अगला चलते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। सूचक क्या होते हैं? इंडिकेटर्स क्या होते हैं? तो सूचक का जैसा कि देख रहे हो शाब्दिक अर्थ भी समझ जाए। सूचक जो हमें ये ज्ञात करवाता है कि ये एसिड है या बेस है ना, जो हमें ज्ञात करवाता है। में कुछ चेंजेस होंगे, कुछ पदार्थ हैं ऐसे जो कि सूचक की तरह काम करते हैं और वो अम्ल या क्षार की उपस्थिति को क्या करते हैं? दर्शाते हैं, है ना। क्या होता है? उनका कुछ जो है कलर चेंज हो जाएगा, रंग चेंज हो जाएगा, गंध चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये चेंज हो जाएगा या नहीं चेंज हो जाएगा। तो कुछ इंडिकेटर्स हैं, सूचक हैं, जो कि 3 तरह के सूचक पढ़ने हैं हम लोगों को, जैसे कि प्राकृतिक सूचक है, संश्लेषित हैं और गंधीय सूचक हैं। सूचक के प्रकार हैं ये सब। आप लोग हर स्लाइड का स्क्रीनशॉट्स लेते जाना ताकि आप उसे लिख सको अपने पास, या फिर मोबाइल जो कि हमेशा उपलब्ध है तो उसे टाइम टू टाइम आप देख सको, तो रिवीजन होते रहेगा। और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं एग्जाम में पूछता है बच्चों। इतना आप करके जाते हो तो कॉन्फिडेंट होके जा सकते हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। मैं तो कुछ क्वेश्चंस भी करवाती हूँ पिछले चैप्टर्स का, जैसे कि मैंने थ्योरी पेपर भी पढ़ाया, फिर मैंने क्वेश्चन आंसर भी करवाया है। और इसके बाद भी यदि कुछ प्रॉब्लम बच जाती हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट कर सकते हो। ओके, अब यहाँ जान रहे हैं हम लोग सूचक के प्रकार। सूचक कितने तरह के हैं? तो एक तो नेचुरली जो है, नेचुरली अक्रेंस है जिनका, प्राकृतिक सूचक हैं। फिर संश्लेषित या कृत्रिम सूचक और गंधीय सूचक। तो प्राकृतिक सूचक में जनरली हम लोग जो लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं वो लिटमस पेपर का। लिटमस क्या है? लिटमस जो है प्राकृतिक रूप से हमें मिलता है, लिटमस पेपर। उसके बाद लाल पत्ता गोभी, आप लोगों ने देखा हो शायद, लाल पत्ता गोभी है, या हल्दी या हाइड्रेंजिया का फूल, हल्दी जो कि किचन में एनी टाइम उपलब्ध है। ये सब क्या है? प्राकृतिक सूचक है। आप देखोगे कि हल्दी लगा हुआ स्टेन है, उस पर आप यदि सर्फ लगाते हो या साबुन लगाते हो तो उसका कलर रेड हो जाता है ना। तो क्यों रेड हो जाता है? क्योंकि बेसिक मीडियम में, क्योंकि क्या है, सर्फ जो है वो क्या है? बेस है, क्षारक है। तो बेसिक मीडियम में हल्दी का कलर क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। तो बताता है कि हल्दी क्या, हल्दी सूचक का काम कर रहा है, वो जो बता रहा है कि डिटर्जेंट क्या है? बेस है। इसी तरह से कृत्रिम सूचक में
हम लोग जो कि लेबोरेटरी में हम लोग सिंथेसाइज करते हैं, बनाते हैं, मेथिल ऑरेंज है, फिनॉल्फेथलीन है, यही दो आप लोगों को पढ़ना है। ये रासायनिक सूचक हैं, ये लोग, ये सब सूचक हैं। और गंधीय सूचक जो कि है पदार्थों की गंध जो है अम्लीय या क्षारक माध्यम में क्या हो जाती है, बदल जाती है। जैसे कि लहसुन है, जैसे कि प्याज है, लौंग का तेल है, तो ये सब का क्या होता है, गंध जो है बदल जाता है। अब कैसे क्या बदलता है उसका भी मैंने बॉक्स बनाया हुआ है, जो कि आगे हम लोग देख रहे हैं। ये देखो, जैसे कि बॉक्स यहाँ हमने बनाया हुआ है, तो यहाँ देखेंगे कि सूचक के नाम लिखे हुए हैं और उसके रंग या गंध में क्या चेंजेस आता है, अम्लीय माध्यम में और क्षार के साथ क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो जैसे कि हम एक पकड़ते हैं हम लोग लिटमस का, तो लिटमस जो है वो प्राकृतिक सूचक है। इसको जब अम्लीय माध्यम, जब अम्ल इस पे डाला जाता है तो इसका कलर क्या हो जाता है, लाल, है ना। ब्लू लिटमस पे यदि हम अम्ल डालेंगे तो चेंजेस उसमें क्या होगा कि वो लाल हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो ड्रॉप्स डाले गए हैं वो क्या है, एसिड है। एक्चुअली ये मेथड जो है बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है एसिड और बेस को पहचानने में लेबोरेटरी में, है ना। लेबोरेटरी में जब हम लोग एसिड और बेस का पहचान करते हैं तो लिटमस पेपर का वहाँ पे उपयोग करते हैं। यही होता है। गंध के और क्षार के साथ क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। उसी तरह से लाल पत्ता गोभी का रस है जो कि अम्लीय माध्यम में लाल होता है और क्षारीय माध्यम में हरा। हल्दी का अम्लीय माध्यम है तो कोई बदलाव नहीं होगा, जबकि क्षार के साथ क्या हो जाता है, लाल, जो कि अभी मैंने बताया भी था। और हाइड्रेंजिया का फूल है जो कि नीला और गुलाबी होता है। उसके बाद है कृत्रिम सूचक, जैसे फिनॉल्फेथलीन है तो वो अम्लीय माध्यम में तो रंगहीन रहेगा लेकिन क्षार के साथ गुलाबी हो जाएगा। उसके बाद फिर मेथिल ऑरेंज जो है वो अम्ल के साथ लाल रंग देगा और क्षार के साथ पीला रंग देगा। इसी तरह से गंधीय सूचक की बात करें, प्याज का रस जैसे कि है, तो एसिड उस पे डालते हैं तो और भी ज्यादा उसका गंध क्या हो जाता है, तेज हो जाता है, तीक्ष्ण हो जाता है, जबकि क्षार के साथ कोई गंध नहीं होता है उसका। वैनिला एसेंस है तो उसको समान गंध रह जाता है एसिड के साथ, जबकि क्षार के साथ, बेस के साथ क्या हो जाता है, कोई भी गंध नहीं होता है उसका। लौंग का तेल है, उसका एक स्पेशलाइज्ड अपना गंध होता है। तो एसिडिक मीडियम में तो गंध में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि क्षारीय माध्यम में उसका गंध ही चला जाता है, वो गंधहीन हो जाता है। तो ये सब चेंजेस जब होते हैं तो इससे हम लोग क्या समझ पाते हैं कि ये जो है एसिड है या बेस है। ठीक है। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात हम लोग करने जा रहे हैं कि अम्ल का या और क्षार का रासायनिक गुण का बात करने जा रहे हैं कि अम्ल और क्षार होते हैं तो वो धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। धातु के साथ जब अम्ल को मिलाएंगे हम लोग तो क्या रिएक्शन होगा, ये केमिकल रिएक्शन हम लोग केमिकल जो उसका प्रॉपर्टीज है, रासायनिक गुण है किसी भी अम्ल का या क्षार का, उसका स्टडी करते हैं हम लोग। ठीक है। तो अभी हमने लिखा है कि धातु की अभिक्रिया कैसे होती है अम्ल के साथ। तो अम्ल के साथ जो है धातु जो है वो लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ठीक है ना। और क्षारक के साथ भी यही होता है, क्षारक के साथ भी यही होता है, लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। आप दोनों ही केसेस यहाँ पे देख सकते हो। अम्ल के साथ जैसे कि देख लो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो कि जिंक के साथ अभिक्रिया करके जिंक क्लोराइड बना रहा है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहा है। इसी तरह से क्षारक जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक है, जिंक के साथ अभिक्रिया जब हमने कराई इसकी तो ये क्या बन गया, सोडियम जिंकेट बन गया और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गया। अब यहाँ पे जो प्रश्न बनता है वो कैसे बनता है, यहाँ प्रश्न बनेगा, आपसे पूछा जाएगा कि एक बीकर है, बीकर में गैस भरी हुई है और जब हम एक जलती हुई मोमबत्ती ले जाते हैं बीकर के पास तो जो उससे गैस निकल रही है उसकी वजह से पॉप साउंड उत्पन्न होता है। पॉप साउंड आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे क्योंकि आप गाना सुनते हो, सॉन्ग सुनते हो, उसमें बहुत सारे पॉप जैसे कि है, जैग है, रॉक है, बहुत सारे इफेक्ट्स डालते हो आप लोग, तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि पॉप साउंड क्या होता है। तो हाइड्रोजन जो है वो ऑलवेज पॉप साउंड की से जलता है, पॉप साउंड निकलता है जब वो हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति दर्शाता है, पॉप साउंड। तो ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है 1 मार्क में कि पॉप टेस्ट क्या है या फिर जो गैस है वो कौन सी गैस है, कौन सा गैस जो है वो पॉप साउंड के साथ जलता है, तो वो है हाइड्रोजन। ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन बनता ही बनता है, इसे आपको ध्यान रखोगे। फिर आगे है कि कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ क्या अभिक्रिया होती है। धातु के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया क्या होती है,
तो अम्ल के साथ जब हम अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, लवण बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और जल बनेगा। ठीक है, जबकि क्षार के साथ कोई अभिक्रिया नहीं होती है। धातु का कार्बोनेट है या बाइकार्बोनेट है, तो ये जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा लवण बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा और जल बनेगा। ठीक है, जैसे यहाँ देख रहे हो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमने लिया है और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया इसकी कराई जा रही है, तो सोडियम क्लोराइड लवण बना है, कार्बन डाइऑक्साइड बना और जल बना। इसी तरह से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जब अभिक्रिया सोडियम बाइकार्बोनेट से हो रही है तो सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बन रहा है। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है चूने के पानी का टेस्ट। ठीक है, चूने के पानी का टेस्ट क्या होता है। अब देखो यहाँ जो CO2 गैस है, यही पूछा जाता है कि CO2 कौन सी गैस को कहेगा कि गैस का नाम बताइए, और ये गैस का प्रॉपर्टी क्या बता देगा कि गैस को जब हम चूने के पानी से प्रवाहित करते हैं तो पानी का रंग क्या हो जाता है, दूधिया हो जाता है, मिल्की हो जाता है पानी, व्हाइट हो जाता है पानी। तो बताइए कि वो गैस कौन सी है। तो वो गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड है। यही जो इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस बना है उसको जब हम चूने के पानी के साथ गुजारते हैं, चूने के पानी में जब प्रवाहित करते हैं तो पानी का रंग क्या हो जाता है, दूधिया हो जाता है। तो 1 मार्क और 2 मार्क दोनों में क्वेश्चन बनते हैं। 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो ये रिएक्शन आपको देना पड़ेगा कि आखिर दूधिया होता क्यों है। तो दूधिया इसलिए हो जाता है कि चूने के पानी में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि यहाँ सफ़ेद अवक्षेप बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट का सफ़ेद अवक्षेप बन जाता है, चूना का सफ़ेद अवक्षेप बन जाता है। इसीलिए क्या हो जाता है, उसका कलर जो होता है मिल्की हो जाता है, उजला कलर होता है ना इसका, इसलिए पानी का रंग क्या हो जाता है, दूधिया हो जाता है। फिर यहाँ जो रिएक्शन है वो आप लिखोगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड हम गुजारे हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बना और जल बना। और यहाँ पे देखो स्टेट दर्शाना बहुत जरूरी, कौन किस स्टेट में है। जैसे कार्बन हाइड्रोक्साइड का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हम लोग जलीय विलयन ले रहे हैं तो एक्वस लिखा हुआ है, AQ लिखा हुआ है। CO2 गैसियस फॉर्म में है और यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट का अवक्षेप बन रहा है, यानी कि सॉलिड बन रहा है, सॉलिड फॉर्म में आ रहा है वो, तो यहाँ हमने S लिखा है। तो ये, और जब हम बहुत ज़्यादा CO2 जब प्रवाहित करेंगे तब क्या होगा, फर्दर ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा जो कि जल में घुलनशील होता है। समझ रहे हो, यहाँ जो है कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, घुलनशील नहीं है, अवक्षेप है, जमा हो रहा है उसमें कंटेनर में। लेकिन जब हम ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित कर रहे हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन रहा है जो कि जल में क्या होता है, सॉल्युबल होता है, घुलनशील होता है। तो आप ये रिएक्शन यहीं से लिख दोगे, चूने के पानी का टेस्ट, और ये रिएक्शन दे दोगे, 2 मार्क्स आ जाएंगे। हाँ, तो हम लोग अब बात करते हैं कि अम्ल और क्षारक की परस्पर अभिक्रिया होती है तो क्या होता है। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया है आपको, अभी इसी वीडियो में मैंने पहले भी बताया कि अम्ल और क्षारक जब अभिक्रिया करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं, लवण बनाते हैं। ठीक है ना। अब जो है एक टर्म आता है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो आप एक बात को समझ लीजिए कि जब कोई स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करेगा या वीक एसिड वीक बेस से रिएक्शन करेगा, मतलब दोनों एक ही जैसे हैं, स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग, बेस स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग और वीक है तो वीक। तो यदि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर देगा, दोनों के इफेक्ट को। तो जो सॉल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसी रिएक्शन को कहते हैं। यही हम लिखा हुआ है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, जब अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव और क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है और परिणाम स्वरूप लवण और जल का निर्माण होता है, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। और उसका हमने उदाहरण भी दिया हुआ है, स्ट्रॉन्ग बेस हमने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड और स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये दोनों रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, सोडियम क्लोराइड और वाटर। तो यहाँ क्या है, प्रबल अम्ल है। अब देखिए 4 कंडीशंस हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड हो, वीक बेस हो। तो जो स्ट्रॉन्ग होगा तो जो बनेगा विलयन जो होगा वो क्या होगा, लवण जो बनेगा वो उसी के जैसा होगा। यदि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो अम्लीय लवण हो जाएगा,
और दुर्बल है तो दुर्बल हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे अब देख रहे हो प्रबल अम्ल है और दुर्बल क्षारक है, तो लवण कैसा होगा, अम्लीय होगा। अब दुर्बल अम्ल है लेकिन प्रबल क्षारक है तो क्षारीय लवण होगा, ठीक है। और ये तो दोनों केस मैंने समझा ही दिया है कि दोनों में क्या हो जाएगा, उदासीन लवण बनेगा। क्लियर है। उसके बाद आगे चलते हैं। तो अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया क्या होती है। एक बात जानिए कि धातु का जो ऑक्साइड होगा वो क्षारीय प्रवृत्ति का होगा, और अधातु का जो ऑक्साइड होगा वो क्या होगा, अम्लीय प्रवृत्ति का होगा। जैसे कि धातु का ऑक्साइड जैसे कॉपर ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, तो इनकी प्रवृत्ति क्या होगी, ये क्षारीय होंगे, ठीक है। और जैसे कार्बन का ऑक्साइड हो गया, कार्बन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब क्या हो गए, ये सब जो है वो अम्लीय होंगे क्योंकि ये अधातु के ऑक्साइड हैं। ये एक सिंपल सा फंडा है, इसी को याद रखिएगा। यही सब एक एक मार्क्स में आपको ये सब ऑब्जेक्टिव में से क्वेश्चन यही सब बनते हैं और क्वेश्चन कहीं से नहीं बनते हैं। इन्हें बार बार आप रिवीजन कीजिए, ये आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। तो यहाँ हमने देखो जैसे कि लिया है धात्विक ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड लिया है, और इस अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करा रहे हैं तो क्या बनेगा, लवण बनेगा, सॉल्ट बनेगा और जल बनेगा, है ना। तो यहाँ कॉपर क्लोराइड बन रहा है और वाटर बन रहा है। अब यहाँ ध्यान दोगे कि केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं, क्योंकि नया सब्सटेंस बनेगा तो उसका कलर अलग होगा, ठीक है। तो कलर का चेंज हो जाता है। कॉपर क्लोराइड के बनने से क्या हो जाता है, विलयन का कलर जो होता है नीला रंग का हो जाता है, क्योंकि ब्लू कलर का होता है कॉपर क्लोराइड। वही हमने लिखा हुआ जो भी हमने आपको समझाया कि धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, क्योंकि अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या देंगे, लवण और जल बनाएंगे। और अधात्विक ऑक्साइड क्या होंगे, अधात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय होते हैं, ठीक है ना। और अम्लीय जब हो तो विद्युत धारा का प्रवाह भी इसमें हो सकता होगा, आयंस में टूटेंगे। जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक, ठीक है। जल में जब घोलेंगे हम लोग अम्ल और क्षारक को तो वो क्या वहाँ पे प्रतिक्रिया होगी। तो ये लास्ट स्लाइड होगा बच्चों हम लोग का। तो देखिए जल की उपस्थिति में पहले ही हमने बताया है कि अम्ल क्या देता है, हाइड्रोजन आयन देता है, हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। लेकिन हाइड्रोजन आयन जो होता है वो H+ के फॉर्म में नहीं होता है, बल्कि हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में होता है। हाइड्रोनियम आयन क्या होता है, ये H+ जो होता है फर्दर एक H2O से जुड़ जाता है, एक वाटर मॉलिक्यूल से जुड़ जाता है, और ये H3O+ देता है, हाइड्रोनियम आयन देता है, ठीक है। तो ऑलवेज हाइड्रोनियम आयन के रूप में जो है वो हाइड्रोजन आयन पाया जाता है। क्लियर है। उसके बाद जल की उपस्थिति में क्षारक कौन सा आयन देता है, हाइड्रोक्साइड आयन देता है। यही तो प्रॉपर्टी है क्षारक की। यहाँ देख ही रहे हो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है उसको जल में जब घोलेंगे तो सोडियम का आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में टूट जाएगा। इसी तरह से मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड हो, कैल्शियम का हो, किसी का भी हाइड्रोक्साइड हो, जल में जब घुलेगा तो वो हाइड्रोक्साइड आयन देगा, ठीक है। उसके बाद है कि अभी मैंने इसको डिस्कस कर दिया था ऑलरेडी कि सभी क्षारक जो होते हैं वो जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहेंगे, इसीलिए सभी क्षार क्षारक तो होते हैं लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। उसके बाद है कि जब हम लोग लेबोरेटरी में एसिड आता है, लिक्विड फॉर्म में आता है, तो वो बहुत ही गाढ़ा फॉर्म में आता है, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म जिसको कहते हैं। तो उसको डाइल्यूट करना पड़ता है, उसमें पानी डालना पड़ता है पतला करने के लिए, ठीक है। ऐसे समझ लो, उसे पतला करने के लिए उसमें पानी मिलाना रहता है। तो यहाँ प्रश्न पूछा ये जाता है कि अम्ल में जल डालना चाहिए या फिर जल में अम्ल डालना चाहिए। जैसा कि तुम देख रहे हो कि दोनों कंटेनर में मैंने एक में अम्ल लिया हुआ है, एक में जल लिया हुआ है, और एक को मैंने क्रॉस किया है, एक को मैंने सही किया हुआ है। तो अम्ल में जल डालना सही नहीं है, बल्कि जल में अम्ल को डालना चाहिए। इसके पीछे रीज़न क्या है वो मैं आप लोगों को डिस्क्राइब कर देती हूँ कि अम्ल में यदि हम जल को डालेंगे तो क्या होगा, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। जैसे ही आप अम्ल में जल डालोगे तो बहुत ह्यूज अमाउंट में, बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा का उत्सर्जन होगा। अब ऊष्मा का उत्सर्जन होगा तो क्या होगा, उससे बहुत गर्मी पैदा होगी, और वो हो सकता है कि अम्ल जो है वो उछलकर आपके चेहरे पे पड़ जाए, आपके कपड़ों पे पड़ जाए, है ना, और वो तो जला देगा, अम्ल तो जला देगा, दुर्घटना हो जाएगी। और उससे ही वर्स्ट कंडीशन क्या हो सकता है कि जिस कंटेनर में आप, शीशे के कंटेनर में ही अम्ल को रखते हैं हम लोग, तो वो बर्स्ट कर सकता है, टूट सकता है वो, क्योंकि बहुत ह्यूज अमाउंट में यहाँ उसमें उत्पन्न हो जाएगी। अम्ल ज़्यादा है ना, और उसमें हम लोग जल डाल रहे हैं।
तो इसीलिए ऐसा ना करके हम लोग क्या करते हैं, जल में अम्ल को मिलाना सही होता है, ड्रॉप वाइज वो भी, ताकि थोड़ा थोड़ा अमाउंट में जो भी एनर्जी रिलीज हो, उष्मा रिलीज हो, उसको जल ग्रहण करते रहे, शोषित करते रहे, और वो स्प्लैश होके बाहर नहीं आए, है ना। और उष्मा भी क्या हो, उसी में एब्जॉर्ब हो जाए, ताकि कंटेनर भी टूटने से बच जाए। और जब हम लोग जल में मिलाते हैं अम्ल को, तो कंटेनर को धीरे धीरे हिलाते भी रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग अपना टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगले वीडियो में इसका आगे का पार्ट करेंगे। ठीक है, टिल देन बाय बाय, गुड बाय।